अब देखिए, हम बता रहे थे पिछले क्लास में बताए थे आपका साइबर एथिक्स को पढ़ा रहे थे। साइबर एथिक्स में ऑथेंटिकेशन पढ़ाए थे लास्ट टाइम, ठीक है। तो ठंड बहुत ज़्यादा है और आगे भी पढ़ना है, रिवीजन भी करना है आप लोग को, इसलिए ठंड में भी काम होना चाहिए बैठे बैठे, ठीक है। अब देखो, अब आगे हम लोग आते हैं इथिकल में। इथिकल इशू हमारा जो आगे है इथिकल इशू है। इथिकल इशू में जो हमारे साथ होगा ये क्या है कि जो सोशल आप काम कर रहे हैं, जनरल मिनी सोशल इथिकल इशू प्लेइंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, पहले भी बताए थे कि बहुत सारे इशू हो जाते हैं, रिस्क हो जाता है जब आप कोई कमेंट करते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं या कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। अब उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है, तो पहला चीज़ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अच्छा समझ लो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या लीगल टर्म है जो वेरियस कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप एंड इंडिविजुअल टर्म लिटरेसी आर्टिस्टिक। जैसे आप कोई भी चीज़ अपना बनाए हैं तो वो आपका राइट है, ठीक है। जैसे आप कोई इन्वेंशन किए, आर्टिस्टिक कुछ किए, या कोई म्यूजिकल इन्वेंशन किया, या आपने इमेज वगैरह कोई डिज़ाइन किया, ठीक है, तो वो आपका क्या है, वो आपका, आप उसके मालिक हैं और आपको सेव करना आपका काम है, ठीक है। और ये राइट द इंटेलेक्चुअल, ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑफलाइन में, अगर आप ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में ये सारे आपकी प्रॉपर्टी है। आप म्यूजिक बना रहे हैं, आप इमेज बनाए, कोई डिज़ाइन बनाया और आपका कोई चोरी कर देता है, तो इस सभी से भी बचना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है और आपको इसको कैसे रखना है वो आपको भी इसमें बताया गया है, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है, प्रोटेक्ट, आपको प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिस्क्लोजर। कोई आदमी आपको चुरा लेता है या किसी को लीक कर दे रहा है तो उससे आपको प्रोटेक्ट करना है, ये आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है, राइट है, ठीक है। अब उसमें सीक्रेट है, अनफेयर जो होगा, कंपटीशन वगैरह मार्केट में बहुत ज़्यादा है, जैसे कि और प्रॉपर्टी है, ये सारी आपकी प्रॉपर्टी है। आर्टिस्टिक डिजाइन रिलेटेड टू सच म्यूजिक बुक, अगर आप बुक ऑनलाइन कुछ किए हुए हैं, आप बनाए हुए हैं और कोई आदमी आपको चुरा लेता है तो ये आपको ये फ्रॉड थेफ्ट कहलाता है। देखिए, फ्रॉड एंड थेफ्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो ये जो है आपका प्रॉपर्टी है, ये इस टाइप का जो प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि ये हमारे साथ ना हो, ठीक। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरली देख लीजिए, इसमें क्या है कि सबसे सिंपल सी बात है कि एनीथिंग यू आर इन्वेंट एंड एनीबॉडी थेफ्ट, सो यू सेव दैट ऑल द थिंग्स by the online platform, ठीक है, because these are your properties। प्रॉपर्टी वो आपकी संपत्ति है। और सॉफ्टवेयर बिजनेस, अगर आप सॉफ्टवेयर बनाए हैं बिजनेस के लिए, अगर कोई भी आदमी इसको आपके आइडिया को कोई चुरा लेता है, इस टाइप के जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी चीज़ आपकी इकोनॉमिक है, आपके साइड इफेक्ट डाल सकता है। तो इन सभी चीज़ों को ये मेरा प्रॉपर्टी है और आपको ये चीज़ों को ध्यान देना है, ठीक है। अब इसमें प्लेगरिज्म आता है कि प्लेगरिज्म में क्या आता है। प्लेगरिज्म देखिए क्या है, प्लेगरिज्म मीन्स टू होता है सिंपल कॉपी द अनदर वर्क। अगर प्लेगरिज्म आपके साथ होता है, कोई चीज़ आपका बनाया और किसी ने आपको कॉपी कर लिया, ठीक है, सिंपल एक्ट टू कॉपी अनदर वर्क, किसी की कॉपी को या बोरो कर दिया, समवन कोई चुरा लिया आपका। दूसरा चीज़ है क्या, कॉम्प्लिकेटेड एंड जस्ट दैट, अगर इसमें सीरियस ऑफेंस होता है, उसमें आपका उस पर क्राइम, वो क्राइम हो गया, ठीक है, तो ये एक्ट है, आपको उससे बचना है, ठीक। तो प्लेगरिज्म में कोई भी आपका चीज़ कॉपी करके किसी को हैंड ओवर कर दे रहा है तो आपको उस पर ध्यान देना है, ठीक है। आपको उस पर क्या ध्यान देना है, आपको चुपचाप उस पर ये देखना है कि हमारा कोई भी चीज़ कॉपी नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपको सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ये जो है आपका ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो इस चीज़ को आपको ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये ध्यान देना आपका काम है कि आपको कैसे करना है, ठीक। आपको इस पर ध्यान देना है प्लेगरिज्म में। अब देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी बीच में, तो ये आपको ध्यान देना है। अब इसमें क्या क्या है, फॉलोइंग कंसीडर टू प्लेगरिज्म। अब देखिए क्या क्या प्लेगरिज्म में कंसीडर आपको करना है। फॉलोइंग कंसीडर टर्निंग ऑन समवन एल्स वर्क एंड क्लेम। पहला चीज़ है कि अगर इस टाइप का होता है तो सबसे पहले आप क्लेम कीजिए। कॉपी वर्ड्स में आइडिया इन बुक्स इन अदर रिसोर्सेज मटेरियल,
एंड क्रिएटिंग एन ऑथर। अगर कोई कॉपी कर लेता है, कोई आइडिया आपका कर लेता है, ये सारी चीज़ होते हैं प्लेगरिज्म में, ठीक है। जो आपको नहीं होना चाहिए उसके लिए आपको सिक्योरिटी कर रखना चाहिए। गिविंग द इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर कोई आदमी आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, आपने कहा कि आपका है लिरिक्स आपका कॉपी किया हुआ, जब तक आप करेक्ट नहीं हो जाइए तब तक आपको इस चीज़ पे ध्यान देना। मोस्ट ऑफ द टाइम प्लेगरिज्म इज प्रिवेंटेड इनिशिएटिव्स द एक्यूरेट सोर्सेस एंड सिंपली क्रिएटिंग द ऑथर एंड क्रिएटर द इन्फॉर्मेशन विद दिस टाइटल। अब इसमें क्या है कि ऑथर जो है उसको ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये मेरा चीज़ है और हम क्लेम कैसे करेंगे। तो ये सारे मोस्ट ऑफ टाइम में ये भी होता है, आपका बचाना काम है, एक्यूरेसी देखना है, तब आप क्लेम कर सकते हैं, ये नहीं कि ऐसे ही क्लेम कर दीजिए। दूसरा चीज़ देखिए यहाँ क्रेडिट द ओरिजिनल ऑथर। अगर आपका जो भी क्रेडिट मिलेगा, अगर आप ऑनलाइन सब कुछ आप दे रहे हैं, आप ओपिनियन दे रहे हैं और ये आइडिया दे रहे हैं, सारा चीज़ दे रहे हैं, तो ऑथर को क्रेडिट मिलता है और क्लेम भी करेगा तो ऑथर ही करेगा। शायद आपको कोई भी शायद क्रेडिट ऑथर को होगा तो उस चीज़ को कोटेशन में लिखा जाता है कि ऑथर जो होता है वो ये क्या करते हैं, पर स्पोकन एंड रिटन आप जो भी लिखा रहेगा ये नहीं कि वो सब कुछ रिटन वर्ड में होना चाहिए, ये नहीं कि बोल दिए हो गया, ये सब चीज़ नहीं। तो एग्रीज विद ऑथर वर्क सर्च एंड क्लासिफाई द सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस। अगर उस तरह के ऑथर से कोई गलती हो जाती है, वो अगर काम करता है, किसी का चुरा करके आइडिया को प्रिवेंट करता है, कोई क्लेम कर देता है, इन दैट केस क्या होगा कि उस पर एक केस दायर हो जाएगा और वो आदमी उस पर मतलब कि साइबर क्राइम में वो फंस सकता है, ठीक है। तो ये सारे इन चीज़ को ध्यान में रखना है, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। When the sources of information not cited and when the sources of information is cited to copy still copy in someone else's work। अगर कोई कॉपी करके आपका काम को कोई कर रहा है तो इस चीज़ को नहीं करना है। तो कॉपीराइट एक्ट, अब देखिए कॉपीराइट के लिए एक एक्ट बना था, कब बना था 1957 द गवर्नमेंट सब्जेक्ट में कॉपीराइट लॉ कि आप किसी भी चीज़ को कॉपी नहीं कर सकते। जैसे देखिए आजकल बच्चा वीडियो बनाता है तो किसी की वीडियो की कॉपी करके एडिटिंग कर देना, ये गलत है, नहीं करना चाहिए कभी भी, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक, कि हमें इस चीज़ को कॉपी नहीं करना है। उसके बाद हम जब आते हैं आगे की बात कर रहे हैं, तो आगे हमारा जो है डिजिटल प्रॉपर्टी राइट की बात है। डिजिटल प्रॉपर्टी राइट पहले डिजिटलाइजेशन, अब ये भी कुछ देर पहले होते कि जो भी आप इंटरनेट पर रख रहे हैं, जैसे कुछ एक्सेल का फाइल है, एक्सेल सीट है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है, ईमेल है, पिक्चर है, ऑडियो है, अगर ये सारे फाइल, अगर ये सारी संपत्ति है आपका, तो इंटरनेट अकाउंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये डिजिटल इंफॉर्मेशन जो है वो आपका है, ये आपका डिजिटल प्रॉपर्टी संपत्ति है। जो इंफॉर्मेशन डाटा एनी टाइप ऑफ द थिंग्स डिजिटल मतलब जो सॉफ्ट कॉपी है वो आपकी क्या है, प्रॉपर्टी है। ऑल दिस थिंग्स इन द डिजिटल, इसको कहते हैं लोग प्रॉपर्टीज कंप्लीट डिजिटल स्टेट। क्या क्या है, ऑल दीज डिजिटल प्रॉपर्टीज कंपनी डिजिटल स्टेट का क्या है, जैसे आप प्रेजेंटेशन बनाया, ईमेल है, पिक्चर है, ऑडियो है, ईमेल भी देखते हैं किसी किसी का हैक हो जाता है, तो ये सारे आपकी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है। और आपको ध्यान देना, कोई एक्सेल पे कुछ काम किए वो चोरी हो गई, या पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन बनाया वो कोई चोरी, कंपनी में जैसे कोई काम करता है, पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन बनाया आपको दिखाना था लेकिन किसी ने स्टील कर लिया, चुरा लिया, तो इन दैट केस क्या होगा कि आप उसको, ये आपका क्या है, डिजिटल प्रॉपर्टी है और आपको सेफ रखना आपका काम है, ठीक है। अब ये डिजिटल प्रॉपर्टी यूजली तो स्टोर हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव अपने रखते हैं, रिमूवल कोई भी ड्राइव है उसमें रख सकते हैं। तो स्टिल इसमें क्या प्रॉपर्टी सच क्या क्या सॉन्ग है, फिल्म है, बुक्स है, लिटरली कोई वर्क है अगर ऑनलाइन किया हुआ तो उसकी बात कर रहे हैं। तो ऑनलाइन लिटरली स्प्रेडशीट और पावर पॉइंट में जो आप बनाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। फिर कहता है अलग डिजिटल प्रॉपर्टी अकाउंट है, जो भी आपका वो भी पर्सनल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्वालिफिकेशन डिजिटल प्रॉपर्टी आप जैसे डिजी लॉकर में आपका क्वालिफिकेशन वगैरह सब रहता है, तो वो सारी चीज़ डिजिटल प्रॉपर्टी। द डिजिटल प्रॉपर्टी इज राइट टू प्रिटेंडिंग ग्रुप एंड डिजिटल एसेट्स, ये सारे डिजिटल सामान है जो आपको रखना है, संभाल करके रखना है। एंड क्रिएटेड टू द डिजिटल प्रॉपर्टी एंड अदर पर्सनल डेवलप द पेइंग द मनी इन ऑनर टू डिजिटल प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या करना है कि अगर कोई भी पैसा वगैरह अगर इसमें आप इन्वेस्ट कर चुके हैं, आपका पैसा लगा हुआ है, तो ये आपका वो आपकी संपत्ति, क्योंकि आप पैसे लगा करके वो काम कर रहे हैं। जैसे देखो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर मेरी आईडी कोई स्टील कर ले, चुरा ले, तो वो मेरी डिजिटल प्रॉपर्टी है। मैं उससे क्या कर रहा हूँ, लोगों को पढ़ा रहा हूँ, उससे हो सकता है कुछ आगे चल के क्या होगा बेनिफिट, अगर किसी ने चुरा लिया तो वो मेरे लिए लॉस की बात होती है। ये नहीं सिंपल से ऐसे नहीं, सिंपल आईडी है, कोई भी आईडी हो अगर चोरी होती है तो आपके लिए प्रॉब्लम है। एंटी टैम्पर सोल्यूशन, अब इसके लिए क्या सोल्यूशन है भाई, एंटी टैम्पर सोल्यूशन मिलेगा, लीगल क्लॉज मिलेगा, लिमिट द शेयरिंग ऑफ कोड मिलेगा।
अब इसमें रिसोल्यूशन इंश्योर डिजिटल प्रॉपर्टी एंड टेम्पर प्रूफ। अब उसमें प्रूफ रखना है कि हमको कोई भी प्रिवेंट करेंगे, हैकिंग से हमको कोई बचा ले, वो सारी चीज़ टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई जो प्रिवेंट करता है, बचाता है। लीगल है एडेड डिजिटल प्रॉपर्टी। आपको डिजिटल प्रॉपर्टी को लीगल करना है या नियमता चलना है तो उसके लिए क्या करना है आपको उसके लीगल पर आप जा सकते हैं। अगर किसी के साथ आपको इस तरह का कुछ घटनाएं घटती तो आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। लिमिट टू शेयरिंग कोड। अब सॉफ्टवेयर आप अगर बना लिए हैं तो किसी को शेयर मत कीजिए प्लीज। और यहाँ फुटबॉल लिखेगा DRM, ठीक है, डिजिटल राइट मैनेजमेंट। आपका अधिकार है कि कैसे आप अपने फाइल को रखना है, कैसे मैनेज करना है, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है। आपका फाइल है, आपकी डिजिटल जो भी प्रॉपर्टी है वो आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं ओपन सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंस। देखो बच्चा एक बात बताते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट हैज टू सोर्स कोड अवेलेबल इन पब्लिक यूज। कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक, विथ और विदाउट मॉडिफिकेशन, जो पब्लिक यूज के लिए कहा जाता है, ठीक। पब्लिक सोर्स कोड क्या होता है, जैसे आप कोई भी ऐप यूज करते हो तो आपको कोड नहीं मिलता है, आपको सिर्फ यूज करने के लिए मिलता है, ठीक है। तो हम लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उसको कहते हैं जो कि आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और पब्लिक यूज कर सकता है। एन इंडिविजुअल नॉट ऑथराइज्ड टू लीगली एक्सेस द कोड। अगर अब इसमें क्या है, इसमें ऑथराइजेशन नहीं है कि आप उस कोड को एक्सेस कीजिए। आई कैन नॉट टू चेंज द शिफ्टेड टू अदर कंप्यूटर, किसी कंप्यूटर पे चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। एक बार ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर पब्लिक यूज के लिए होता है, लेकिन उसको बिना मॉडिफिकेशन किए हुए ये अथॉरिटी नहीं है कि आप उसमें मॉडिफिकेशन करेगा कौन, ऑनर करेगा। यूजुअली डज नॉट रिक्वायर टू एनी पेड लाइसेंस। अब इसमें क्या है, फ्री है भाई, सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर लाइसेंस के साथ है, तो ये लोगों के लिए फ्री है, ठीक है। लाइसेंस फ्री है, पे और लाइसेंस फ्री। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एग्जिस्टिंग द नंबर ऑफ सच द कम्युनिकेशन सिस्टम, वायरलेस रियलिटी परफॉर्मेंस ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजाइन एंड ऑपरेटिंग। गेम वगैरह देखते हैं, गेम वगैरह आता है तो फ्री में मिल जाता है आप लोग को, उसमें तो लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। और बहुत सारे आप मोबाइल में भी ऐप यूज करते हो तो उसके लिए पेमेंट आप नहीं देते हैं, ठीक है। तो वो सारे सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और आप उसकी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। अब देखिए ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या हुआ, इन 1980 द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट वाज स्टार्टेड। इसको स्टार्ट कौन किया था, रिचर्ड स्टॉलमैन ने, ठीक है, जो पब्लिक के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाया गया था, जो कि उनको लाइसेंस के साथ कभी दिक्कत ना हो इसलिए वो यूजर को दिया गया था। अब देखिए हम आते हैं फ्री सॉफ्टवेयर। इसमें कौन कौन फ्री सॉफ्टवेयर है, CMU, मोजिला, अपाचे, गूगल क्रोम, ये सारे फ्री में मिलते हैं, ठीक है। यहाँ सॉफ्टवेयर भी, ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था, ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपको वैसे ये फ्री में मिलता है, ये भी फ्री में मिलता है, लेकिन इसके कोड को चेंज नहीं कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन देखिए, विथ और विदाउट मॉडिफिकेशन, कभी मॉडिफिकेशन मिलेगा भी और नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए, इफ एन इंडिविजुअल इज नॉट ऑथराइज, किसी एक आदमी का जरूरी नहीं कि एक ही आदमी को ऑथराइज ये मिलेगा तो नहीं मिलेगा ये, ठीक है। इंडिविजुअल ऑथराइजेशन नहीं है किसी को करने के लिए। अब देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या कहता है, यूज टू एक्सेस द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पर्पस सच एज टू स्टडी, चेंज द इंप्रूवमेंट एंड फर्दर द डिस्ट्रीब्यूशन नोन एज फ्री सॉफ्टवेयर। अब पढ़ने के लिए या कोई उसमें कुछ काम करना है तो उसके लिए हम लोग फ्री सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। अब फ्री सॉफ्टवेयर में डज नॉट नेसेसरी टू गिव द यूजर एक्सेस इन सोर्सेज कोड एंड एप्लीकेशन। अब इस फ्री सॉफ्टवेयर में कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोड एक्सेस करने के लिए दिया जाए, लेकिन कुछ बच्चे जो है मोजिला को ऑफलाइन चेक माने कि कोड को चेंज करके अपना पेज बनाते हैं, ठीक है। लेकिन फ्री सॉफ्टवेयर में आप फ्री में आप सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दे सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। पर्पस टू सच टू स्टडी, चेंज द इम्प्रूवमेंट, आप इम्प्रूवमेंट के लिए उसमें चेंजेज होता है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम कंसीडर टू फ्री इफ द यूजर इंस्टॉल द कंट्रोल ओवर द सॉफ्टवेयर एंड एज द डिवाइस। अब उसको डिवाइस कंट्रोल करेगा, डिवाइस ही काम करेगा। ये सारे फ्री में मिल जाते हैं, फ्री में इसको आप एक्सेस करते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। द यूजेज ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूजुअली डज नॉट रिक्वायर टू लाइसेंस। अब ओपन में लाइसेंस नहीं चाहिए, उधर दो पढ़ाया थे आपको, उसमें लाइसेंस चाहिए था, यहाँ क्या कर रहा है, डज नॉट रिक्वायर लाइसेंस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस इज वन ऑफ द रीजन। अब इसमें क्या है, लाइसेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन इट्स कॉस्ट इफेक्टिव, इसमें कॉस्ट होते हैं क्योंकि स्मॉल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ग्रुप इंडिविजुअल एंगेजिंग द ऑनलाइन रिटेलर वगैरह जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को बेचता है,
ठीक। अब एडवांटेज एंड नीडेड, अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में देखिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आर लाइनक्स, यूबंटू, ओपन ऑफिस। ये हमारा देखिए, एक बोर्ड में पूछेगा कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जांपल लिखें तो यही लिखना होगा। ज़्यादातर ये जब पैराग्राफ वगैरह का आप बनाते हैं उस से जो सोल्यूशन आता है उसमें ये चीज़ें पूछता है। अब हिस्ट्री ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं हम लोग, तो 1980 में जो बना हमारा रिचर्ड स्टॉलमैन, अभी मैंने बनाया GNU प्रोजेक्ट, तो ये बनाया था फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोगों को फ्री में मिल जाता था। अभी इससे पहले, अभी देखो आज से 10 साल पहले भी फ्री में सबको ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन आज के समय में क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लाइसेंस खरीदना पड़ता है। फिर 1980 में फर्स्ट वर्जन बना था, जनरल पब्लिक लाइसेंस रिलीज किया गया पाल लोगों को यूज करने के लिए। फिर आ गया लाइनक्स जो प्रोवाइड किया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक। उसके बाद 1994 में MySQL आया जो भी ओपन सोर्स डेटाबेस का था। 1998 में नेस्कैफे आया। तो आप ये सॉफ्टवेयर का नाम याद रखिएगा, नेस्कैफे, MySQL, लाइनक्स, उसके बाद GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस जो स्टार्ट हुआ तो ये GNU सिर्फ याद रखना है, ठीक है। और इसके बनाना कौन था, रिचर्ड स्टॉलमैन ने। इतना आप याद रखिएगा, आप काम हो जाएगा। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मूवमेंट की बात करता है, क्या होता है, ट्रीटेड यूजर्स एज ए को डेवलपर, मतलब जो प्रोग्राम बनाते हैं उसको हम लोग डेवलपर कहते हैं, जो एप्लीकेशन बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर कहा जाता है क्योंकि वो डेवलप करते हैं सॉफ्टवेयर को, ठीक है। अब देखिए, द सॉफ्टवेयर कॉल्ड द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बिकॉज कोलैबोरेशन ओपन इन सोर्स कोड को ओपन करके आप उसमें चेंजेस ला करके, जैसे देखो कोई भी सॉफ्टवेयर को आप अपडेट करते हो तो देखिए क्या होता है, अपडेट करने के लिए हमारा जो काम है उसमें हम लोग अपडेट तो करते हैं। तो अपडेट क्यों मांगता है, बिकॉज स्टिल वो जो प्रोग्रामर है वो क्या किया, कोड में कुछ चेंजेस लाया, कोड में चेंजेस लाने की वजह से वो उसको अपडेट करना पड़ता है। तो फिर आप क्या करते हो, आपका जो मोबाइल में आप या सिस्टम में ऐप करते हो तो मांगता है कि डू यू वांट टू अपडेट। जब अपडेट करते हैं तो जो अपडेट वो चेंज किया है वो फिर आपका अपग्रेड हो जाता है। मेक सेवरल वर्जन में जो सॉफ्टवेयर वर्जन होता है आपको पता होगा, आप पहले से जान रहे हैं सॉफ्टवेयर के कई वर्जन होते हैं, ठीक है। तो वर्जन सॉफ्टवेयर को चेंज कर शेयर कर सकते हैं मार्केट में जो भी आपको देना है। मेकिंग द प्रोडक्ट एंड स्टेबल मॉडिफिकेशन एक्सेसिबल एंड रिलीज द सॉफ्टवेयर ईयरली, हर साल एक सॉफ्टवेयर रिलीज होता है और लोगों को एक जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो अंडरस्टैंडेबल बनाइए और मॉडिफिएबल बनाइए और एक्सेसिबल बनाइए, मतलब आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको एक्सेस करे यूजर, वैसा सॉफ्टवेयर होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट में। अब हमारा आता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस। देखो सॉफ्टवेयर लाइसेंस जो होता है वो गवर्नमेंट का आता है, जैसे लीगल इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट से जो दिया गया है सॉफ्टवेयर लाइसेंस में, क्या देखो प्रोप्राइटरी लाइसेंस, फ्री ओपन सोर्स लाइसेंस। लाइसेंस का दो तरह का, एक है जनरल पब्लिक लाइसेंस GPL। अब प्रॉपर्टी लाइसेंस में क्या होता है कि हम लोग जो भी आप प्लेइंग द फ्री ऑनर एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन, आप कंडीशन पे सब काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर के लाइसेंस वगैरह जो दे रहे हैं, तो एक सॉफ्टवेयर बनाने वाले के लिए टर्म एंड कंडीशन रहता है कि आपको इस कंडीशन पे काम करना है, तो वो होता है प्रॉपर्टी लाइसेंस, जिसमें कंडीशन लगा हुआ है कि आपको क्या पेइंग द फी कुछ पेमेंट करेंगे तब लाइसेंस मिलेगा, तब आपको ऑनरशिप मिलेगा, ये सारे कंडीशन है। लेकिन फ्री और ओपन सोर्स लाइसेंस में क्या है, तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस कैन यूज फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी बिना पैसा का आपको मिल गया भाई, और आप सोर्स कोड को आप भी यूज कर सकते हो। फ्री वाले फ्री ओपन सोर्स लाइसेंस में क्या है, लाइसेंस मिला, कोड लिए, खोल दिए, तो सॉफ्टवेयर को एडिटिंग कर रहे हैं, लाइसेंस हमको मिला हुआ है, क्या आप उसमें चेंजेस कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इन द गिवन कैलिफोर्निया पब्लिक बेनिफिट कॉर्पोरेशन है, अभी देखो क्या हुआ इसमें, ओपन सोर्स इंटेंटिव ओपन सोर्स लाइसेंस में बी डिफाइंड इन द लाइसेंस इन द कंप्लीटली द ओपन सोर्स डेफिनेशन एंड विल बी द यूजर टू यूज द मॉडिफिकेशन शेयर द सॉफ्टवेयर। अब इसमें क्या है कि इसमें क्या है, ओपन फ्री सॉफ्टवेयर में क्या है, आप यूजर जो है शेयर कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, ये सारे यूजर को फैसिलिटी दे देती है कंपनी, ठीक है। अब इसमें इंडिविजुअली मॉडिफिकेशन करना है सोर्स कोड को तो वो भी कर सकता है, उसका ब्लूप्रिंट देखना चाहता है तो वो भी देख सकता है। ये सारी चीजें जो है फ्री ओपन सोर्स लाइसेंस में मिल जाता है, मतलब उसका लाइसेंस ही मिल गया कि आप उसको खोल के जो भी बनाना है बना, जैसे टीवी कर दो, अगर कंपनी वाला खोल के सीख लो, बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, मेरा जाएगा, तुम क्या करोगे, नए टीवी ला के खोल दोगे, घरे इंजीनियरिंग लगा लोगे, वही होगा, तुम लोग से वही होगा। अब देखो GPL जनरल पब्लिक लाइसेंस अलाउ टू द यूजर टू रन एंड स्टडी मॉडिफिकेशन डेवलप सॉफ्टवेयर, जो मैं पहले बता चुके हैं कि देखिए भाई कैसे कैसे होता है।
तो ये जनरल पब्लिक पहले भी बताया था कि रिचर्ड स्टॉलमैन ने फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन बनाया था और उसी में उन्होंने मॉडिफिकेशन लोगों को सीखने के लिए लिया कंडीशन और सारे सॉफ्टवेयर को देखो कि कौन कौन सॉफ्टवेयर कैसे बनता है और वो डिस्ट्रीब्यूट करके वेरियस लोगों को सॉफ्टवेयर को बांट दिया। तो वो उसका राइट था, वो उस हिसाब से वो किए फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन की तरफ से। अब आते हैं MIT लाइसेंस। MIT लाइसेंस क्या आता है? कंसाइन द ओपन सोर्स लाइसेंस, ये भी लाइसेंस दे रहा है भाई। अब इसमें देखिए इसका पूरा नाम याद रखिएगा MIT का, मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कब हुआ था? 1980। द फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस द परमिशन टू यूजर टू कॉपी मॉडिफाई, कॉपी कर लो मॉडिफाई कर लो, डिजाइन जैसा मन करे वैसा, ठीक है। तो ये सारी चीजें लाइसेंस में हमारा होता है। MIT लाइसेंस सॉफ्टवेयर क्या होता है? फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड, सबको कमर्शियली बेच, या तो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दो या बेच दो, कुछ भी कर दो भाई, परमिशन ग्रांटेड है। आपको या तो पुट वेरी लिटिल रिस्ट्रिक्शन, अब इतना कम रिस्ट्रिक्शन रहेगा, मान लो बहुत छोटा टर्म एंड कंडीशन है तो लोग क्या करता है, चलो होने दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए अब अपाचे लाइसेंस है। अपाचे लाइसेंस कौन दिया है? तो अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन दिया। अपाचे कौन दिया? सॉफ्टवेयर फाउंडेशन दिया इस लाइसेंस को। और इसमें क्या किया? परमिशन टू फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस अलाउड यूजर टू कॉपी एंड शेयर मॉडिफिकेशन, इसमें भी वही चीजें फ्री में दे दिया, मॉडिफिकेशन करो, लाइसेंस दे दिया। अपाचे लाइसेंस डज नॉट हेड टू रॉयल्टी। अब ये रॉयल्टी समझते होंगे कि कोई भी चीज़ अगर आपका ऑफलाइन में है, ऑनलाइन में दिया हुआ है, तो जैसे बुक वगैरह देखो प्रिंट करता है राइटर लोग, तो अगर आपका मान लो कि कोई परिवार में बुक 10 को या 100 को लिख दिया और वो मार्केट में चल रहा है, और मान लो आपके दादाजी हैं चाहे कोई है, ऐसे कर दिए हैं, बुक लिख दिए, बहुत सारे बुक लिखा हुआ है, तो उस बुक जितने बुक वो सोल्ड होते रहेगा उसकी रॉयल्टी उनके आने वाले जो पोते पर पोते हैं उनको उसकी रॉयल्टी मिलती है। तो यहाँ वही रॉयल्टी की बात है कि जब आप लाइसेंस सॉफ्टवेयर बना देते हैं, वो लाइसेंस मिल जाता है, तो ये अपाचे सॉफ्टवेयर में क्या है, एक रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि आपको वहाँ पे रॉयल्टी मिलेगा। देखिए द टर्म एंड कंडीशन द अपाचे लाइसेंस डज नॉट हेड टू रॉयल्टी। हाँ, ये रॉयल्टी नहीं देता है, लेकिन इससे पहले वाले जो भी सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग हैं, अगर वो चलता रहा लगातार तो उसके रॉयल्टी होते हैं। लेकिन बच्चा देखो सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि अभी के समय में रॉयल्टी कौन देगा भाई? रोज नए नए सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, कौन देगा रॉयल्टी? पहले वाले को कोई यूज नहीं करना चाहता है। जैसे पहले विंडो 98 था, फिर विंडो 97 XP आया, फिर प्रोफेशनल आया, फिर विंडो 7 आया, फिर विंडो 8 आया, विंडो 8.1 आया, फिर 10 आया, तो इस तरह से आते रह रहा है। तो पुराने वालों को बताओ विंडो 98 जो डेवलप किया होगा, क्या उसको रॉयल्टी मिलने वाला है? नहीं मिलेगा, बिकॉज नोबडी कैन यूज। तो उस हिसाब से वो अपाचे का भी वही सिस्टम था जिसमें वो नहीं यूज कर रहा था, ठीक है। अभी डिजिटल डिवाइड एंड फ्रीडम इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, ध्यान से बता दे रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। डिजिटल डिवाइड आपको पहले ही बता रहे हैं, तो ये डिजिटल डिवाइड को याद रखना, एक होता है रूरल और एक होता है अर्बन, तो ये दोनों में बटा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ लिटरेसी जो है रूरल में कम है, अर्बन में ज्यादा है लिटरेसी जो है यहाँ लेस है, सॉरी यहाँ हाई है, यहाँ जो है यहाँ लिटरेसी जो है वो हाई है, यहाँ क्या है, हाई है, यहाँ हाई है, यहाँ हाई है, यहाँ लो है, ठीक। दूसरी बात है डिजिटल इक्विपमेंट की, तो रूरल में बहुत कम होता है, अर्बन में ज़्यादा होता है, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से ये बांटा गया, डिजिटल डिवाइड किया गया। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन तो है, देखिए राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अगर पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो सबके लिए यूज है। 2002 से ये बनाया गया है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 प्रिवेंट द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, तो ये सबके लिए बनाया गया। सबको ऑनलाइन देखते हैं आप, गाँव में भी लोग यूज करते हैं, शहर में भी यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अगर डिजिटल डिवाइड की बात करता है कि डिजिटल डिवाइड क्यों होता है, ठीक है, तो शहर में की तुलना में गांव में जो है लोगों के पास डिजिटल इक्विपमेंट्स कम होता है। मोबाइल तो सबके पास होता है, लैपटॉप कंप्यूटर कितने के पास है। जैसे किसी को ऑनलाइन कुछ करना होता है तो फिर साइबर कैफ पे जाएंगे, शहर में भी लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ कुछ ज़्यादा जाते हैं। देखते हो कि गाँव के शहर में किसी को जीरोक्स करना होता है तो मार्केट बहुत नज़दीक होता है, लेकिन उनको 5 किलोमीटर दूर जाते हैं। दैट इज द डिफरेंस। और एजुकेशन की थोड़ा लैकनेस की वजह से लोग अपने मोबाइल से भी वो काम नहीं कर, जो काम मोबाइल से होना संभव होता है वो भी नहीं कर पाते। अब देखिए अकॉर्डिंग टू 2005 अकॉर्डिंग टू विच सिटीजन ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट टू साइट इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट बॉडी। अब लोगों ने रिक्वेस्ट किया सरकार से कि भाई हमको भी ये पब्लिकली अथॉरिटी मिलना चाहिए ये सब चीज़ों को देखने के लिए, तो मिला है डिजिटल प्रॉपर्टी में।
अब एक क्या कहता है डिस्पेरिशन बिटवीन द बॉडी। अब देखिए द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द डिजिटल डिवाइड क्या है, द इंटरनल न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड अदर्स who do not have known as a digital divide। अब देखो डिस्पेरिटी बिटवीन द डिफरेंस ग्रुप, जैसे ग्रुप के गांव वाले ग्रुप हो गए, एक शहर वाले ग्रुप हो गए, दोनों में इमर्ज कर मिला दिया। अब उसमें से कुछ लोग को पता है, कुछ लोग को नहीं पता, दैट इज द डिवाइड। ग्रुप ऑफ पीपल यूजुअली टू बिलोंग टू वैरायटी एंड सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड। अब उसमें क्या है, कल्चरल बैकग्राउंड हो गया, ज्योग्राफिकल हो गया, पॉलिटिकल फैक्टर हो गया, लैक ऑफ स्किल। देखिए क्या क्या टॉपिक हो गया, डिजिटल आल्सो यूज्ड टू लैक ऑफ स्किल, नॉलेज एंड एबिलिटी टू सर्च टेक्नोलॉजी। अब इसको टेक्नोलॉजी को यूज करने की एबिलिटी नहीं है। इन इंडिया डिजिटल डिवाइड लार्जली सीन बिटवीन द पीपल लिविंग इन रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया। ठीक है, तो ये ज़्यादातर ये बता रहा है कि लोगों के बीच में इस डिजिटल डिवाइड का सबसे ज़्यादा रूरल और अर्बन एरिया का है। हमारी अब रिलीजन, कल्चर, जो लैंग्वेज का है, वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स मोर देन 75% ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन वगैरह अवेलेबल वहाँ नहीं है भाई गाँव में। सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम यही है। और उसके बाद एजुकेशन की बात करते हो, लिटरेसी एंड एजुकेशन सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यूजिंग टू डिजिटल डिवाइड। अब पॉइंट बाय पॉइंट आप देख सकते हो, रूरल हो गया, अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स 75% ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। उसके बाद लिटरेसी एजुकेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद हो गया डिजिटल डिवाइड एंड द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी को डिजिटल डिवाइड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सच टेक्नोलॉजी प्रिवेंट। अब उससे वो बचे हुए हैं। रूरल एरिया 20% समवन ऑफ द चैलेंज टू ब्रिज इन डिजिटल डिवाइड फॉर। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए क्या उसमें ये सारी चीज मैंने इंटरनल पैराग्राफ में बता दिया बच्चा, लेकिन ये 3 पॉइंट दिया है। लैंग्वेज बैरियर, भाई गांव में ज़्यादातर अंग्रेजी की समझ नहीं होती है, तो ऑनलाइन में तो सब कुछ इंग्लिश में होता है, तो ये सही एक प्रॉब्लम आ गई। इकोनॉमिक बैरियर, किसी के पास पैसे नहीं है, पैसे की कमी के कारण वो लोग फाइनेंशियल ये सारी चीज़ों को यूज नहीं कर पाते हैं। तीसरा चीज़ है डिजिटल लिटरेसी, लोग कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, ई गवर्नमेंट ये स्किल वगैरह क्या क्या आया है सरकार का, ये सारी चीज़ें वो नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल लिटरेसी उनके पास नहीं है और ये सारी चीज़ें ऑनलाइन ही दिखाई देता है। तो कुछ देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। साइबर एथिक्स क्या करना है, जनरल एक्टिविटी, बाइंग, सेलिंग, परचेज, ई कॉमर्स का डेफिनेशन देना, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। प्राइवेसी क्या होता है, फ्रॉड इन ई कॉमर्स में क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपका दिया हुआ। अब ये लास्ट हमारा ये टेक्नोपीडिया है जो आपको ये बुक में दिया रहता है कहीं कहीं, जो मीनिंग है तो इसमें से देखिए कुछ ना कुछ पूछता है डिफाइन वगैरह में। ठीक है, प्लेगरिज्म को डिफाइन कर दीजिए। प्लेगरिज्म हो इम्पोर्टेंट हो सकता है, इंक्रिप्शन हो गया, फिशिंग हो गया, ठीक, फ्री सॉफ्टवेयर हो गई। उसके बाद और कुछ नहीं ज़्यादा, ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये तो आम से रिलेटेड कमर्शियल जो भी आपका ब्रॉडकास्टिंग में आता है उसके लिए है। अगर एथिक्स की बात करूँ तो ये कुछ 3-4 टॉपिक है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसके ऊपर में आपसे इससे पैराग्राफ भी पूछ सकता है। बच्चा एक और बात समझ लो, फुल फॉर्म भी याद रखना जो जो बीच में आया है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। देखो धंधा मेरा जाल में देखते रहो, सीखते रहो, प्रैक्टिस होता रहेगा, घर बैठे बैठे पढ़ते रहो और दोस्तों को भी शेयर करो कि पढ़ो, समझाओ। ठीक है, ओके बाय, कूल डे, थैंक यू वेरी मच।